बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नाम के एक गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था सरस्वती। इसी गांव में विक्रम नाम का घमंडी साहूकार रहता था। साहूकार को अपनी जायदाद और बुद्धि का बहुत ही घमंड था। वो मजबूर और बेबस किसानों को सताता था। उसके पास जितने भी किसान मजदूरी करते थे उनको सही सही पैसा नहीं देता था। इस वजह से पूरे गांव के किसान उससे काफी परेशान थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। साहूकार खेतों पर गया और अपने नौकर बंडू से बोला, इन गरीब किसानों की जिंदगी ही यही है। दिन भर खेत जोतेंगे, रात को भूखे सोएंगे और फसल मेरी हवेली में भर जाएगी। बंडू बोला, आप सही बोल रहे हो मालिक। गांव में आपका खौफ इतना है कि कोई भी गरीब आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। गांव में आपकी चालाकी और बुद्धि के मार के कारण सभी गरीब अपने घुटने टेक देते हैं। साहूकार हंसते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है बंडू, मेरी चालाकी के आगे कौन इस गांव में है जो मुझसे शर्त लगाए? इस गांव में जितने भी किसान हैं उन सभी को मैं अपनी इस मुट्ठी में रखता हूं। ये सभी मेरे यहां गुलामी करते हैं, मेहनत करते हैं और मलाई मैं खाता हूं। बंडू भी हंसते हुए बोला, आप सही बोल रहे हो मालिक। आप तो आप हैं। इन मजदूरों से दिन रात काम करवाते हैं और इनको इनका हक भी नहीं देते। इससे मुझे ये साफ पता चलता है कि आप इस गांव के राजा हैं। चलिए मालिक, अब हम हवेली में चलते हैं। मैं इनको खेत में अच्छे से काम करने को बोलकर आता हूं। बंडू खेतों पर काम कर रहे मजदूरों को बोलकर साहूकार के साथ चला गया। उनके जाते ही कल्याण नाम का एक मजदूर बोला, अरे सोहन भाई, नाक से की जाने वाली आवाज। सेठ तो बहुत ही निर्दयी है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, समय पर फसल उगाकर उनको दे देते हैं, फिर भी वो हमें पूरे पैसे नहीं देते हैं। आखिर भगवान हमें गरीब ही क्यों बनाए? मेहनत करके भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाए तो लानत है हम पर। सोहन बोला, लेकिन भैया, इसमें आपकी या मेरी गलती क्या है? हम तो पूरी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल भी अच्छे होते हैं। लेकिन सेठ बेईमान है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सारा मजदूरी का पैसा खुद खा जाते हैं और हमें दुत्कार कर भगा देते हैं। क्या हमारी गलती यही है कि हम गरीब हैं? अगर यह सच है तो मैं ऊपर बैठे भगवान से यही कहूंगा कि हे भगवान, अगर मेरे बच्चों का हक का रोटी किसी ने खाया है तो उसे कभी सुकून मत देना। जिन्हें देना, इसका हिसाब जरूर लेना। बेचारे गांव के किसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि साहूकार उनके सामने ऐसी ऐसी शर्त रखता कि बेचारे गांव वाले उसमें फंस जाते थे। कोई भी मजदूर उनसे खेत ठेके पर लेता तो सेठ उसे एक शर्त पर देते थे। इसी गांव में हरिदास अपनी बेटी सरस्वती के साथ रहता था। वो बूढ़ा हो चुका था। उसका कोई दूसरी संतान नहीं थी सिवाय सरस्वती के। हरिदास का एक ही सपना था कि कैसे भी करके उसकी बेटी पढ़ लिखकर एक अच्छी इंसान बने ताकि वो बेबस गांव वालों की मदद कर सके। हरिदास सरस्वती को शहर में पढ़ने भेज रहा था। हरिदास ने सरस्वती से कहा, बेटी, कुछ भी हो जाए, मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर कभी नहीं आओगी। ये तुम्हें मेरी कसम है। पिछले बार मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब क्या हो गई कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर चली आई, लेकिन इस बार नहीं। सरस्वती बेटी, इस बार तुम मेरा सपना पूरा करके ही आओगी। सरस्वती बोली, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इस बार अपनी पढ़ाई पूरी करके ही आऊंगी। बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना ताकि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकूं। सरस्वती अपने पिता से आशीर्वाद लेती है और पढ़ाई पूरा करने शहर चली जाती है। हरिदास का सरस्वती के अलावा और कोई संतान नहीं थी, इसलिए सरस्वती को जाने का गम उसे बहुत सता रहा था। लेकिन हरिदास अपने दिल पर पत्थर रखकर सरस्वती को शहर भेजता है। चलो, भगवान की कृपा से सरस्वती अच्छे से शहर पहुंच गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन उसे शहर भेजने में मेरा सारा पैसा खत्म हो गया है। अब राशन पानी कैसे होगा? एक काम करता हूं, सेठ जी के पास जाता हूं, वो कोई ना कोई काम तो जरूर दे देंगे। इतना सोचकर हरिदास साहूकार के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके यहां काम कर सकता हूं। देखिए सेठ जी, मेरा कोई मांग नहीं है। आप जो भी खुशी से दोगे मैं वो ले लूंगा। बस रोज का पेट भर जाए मेरे लिए काफी है। साहूकार बोला,
अरे हरिदास, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर में नौकरों की कमी नहीं है। लेकिन खैर, तुम इतना जिद कर रहे हो तो कोई बात नहीं। मेरा एक छोटा खेत 2 कट्ठे का बचा हुआ है। अगर तुम उसमें खेती करके अपना गुजारा करोगे तो कैसा रहेगा? अरे वाह सेठ जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक लग रही है। ऐसे भी खाली बैठा ही हूं। चलिए, अब आपने खेती के लिए खेत दे दिया, अब उसमें फसल उगाकर अपना गुजारा करूंगा। अरे हरिदास भाई, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरी शर्त तो सुन लो। खेत खेती के लिए तो दे दिया, लेकिन तुम उसमें जो भी फसल लगाओगे उसमें आधा हिस्सा मैं लूंगा। लेकिन हां, मर्जी हमारी होगी। मुझे जिधर फसल पसंद आएगा वहीं से लूंगा। हरिदास सेठ की चाल नहीं समझ पाया और उनकी शर्त मंजूर कर ली। अगली सुबह होते ही हरिदास कुदाल उठाकर खेतों में काम करने चले जाते हैं। चलो, मालिक से खेत ठेके पर तो ले लिया है, लेकिन बिना मेहनत के फसल कैसे होगी? मेरा शरीर भी कमजोर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना बन पड़ेगा उतना मेहनत करूंगा। इतना कहकर हरिदास कुदाल चलाने लगता है। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन बेटी के खातिर उसने मेहनत करना भी सीख लिया। देखते ही देखते समय बीत जाता है और हरिदास के खेत में फसल लहलहा रहा था। पहली बार खेती और इतना फसल देखकर हरिदास बहुत खुश होता है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने खेती किया और देखो तो फसल भी काफी अच्छा हुआ है। चलो जल्दी से इसे काटकर आधा फसल सेठ जी को और आधा फसल मैं रख लेता हूं। इधर बंडू साहूकार के पास गया और बोलने लगा, अरे मालिक, आप यहां चैन से बैठे हैं और हरिदास वहां फसल काटने की भी तैयारी शुरू कर रहा है, और मैंने सुना है उसकी फसल सबसे अच्छी हुई है। चलिए मालिक, नहीं तो हरिदास फसल काटकर रख ना ले। साहूकार जल्दी से उठा और बोला, चलो चलो बंडू, जल्दी से चलो, वरना हरिदास अपना दिमाग लगाने लगेगा। साहूकार और उसका नौकर बंडू दोनों अपने खेतों की ओर दौड़कर जाने लगते हैं। जैसे ही साहूकार हरिदास के पास पहुंचा, हरिदास फसल काट चुका था। फिर हरिदास ने कहा, अरे मालिक, आप आ गए। अभी मैं आपको ही बुलाने वाला था। देखिए तो, मेरे खेत में इतना फसल हुआ है कि पूछो मत। अनाज आपके सामने है, अब आप इसका आधा हिस्सा ले लो और आधा हिस्सा मुझे दे दो। साहूकार गुस्से से बोला, अरे हरिदास, तुमने फसल क्यों काटा? तुम्हें शायद मेरी शर्त याद नहीं थी क्या? मैंने बोला था कि आधा हिस्सा जिधर से पसंद आएगा उधर से लूंगा, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब मुझे तुमसे ज्यादा अनाज लेना होगा। साहूकार एक नंबर का बेईमान था। वह कैसे भी करके गरीब मजबूर किसान को बेवकूफ बनाकर सारा अच्छा अनाज लेकर चला जाता है और हरिदास को 2 बुरी अनाज दे देता है। समय ऐसे ही बीतता जाता है और 2 साल के बाद सरस्वती शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आती है। गांव का हाल देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसका ही गांव है। पिताजी, मैं ये क्या देख रही हूं? गांव का बुरा हाल हो चुका है। जहां देख रही हूं किसान लोग परेशान और उदास बैठे हैं। आखिर क्या हुआ है पिताजी? आपका चेहरा भी काफी उदास है। आखिर बात क्या है? मुझे सच्चाई बताइए पिताजी। हरिदास बोला, अरे सरस्वती बेटी, क्या बताऊं? इस गांव में एक विक्रम नाम का साहूकार है जो हर किसान को अपनी बुद्धि और चालाकी से बेवकूफ बनाकर सारा अनाज ले लेता है और गरीब मजबूर किसान को खराब सड़े गले फसल दे देता है। उसे शर्त लगाने की बहुत शौक है। ऐसी ऐसी शर्त किसानों से लगाता है कि बेचारे भोले भाले किसान उसमें फंस जाते हैं। मैं भी पिछले बार उसके झांसे में आ गया था। सरस्वती बोली, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आ गई हूं। अब इस सेठ को एक तेज पढ़ी लिखी लड़की से मुकाबला करना होगा। सारे किसानों को बेवकूफ बनाने का बदला मैं लूंगी। सरस्वती अब पढ़ लिखकर तेज हो चुकी थी। गांव वालों को सताना उसे बहुत बुरा लग रहा था। सरस्वती अब शपथ ले चुकी थी कि साहूकार को सबक सिखाना है। सरस्वती भी साहूकार के पास खेत ठेके पर लेने के लिए पहुंच जाती है। सेठ जी, मैं हरिदास की बेटी सरस्वती हूं। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं खेत ठेके पर लेने आई हूं। साहूकार बोला, अरे सरस्वती, तुम तो कमजोर लड़की हो, पढ़ी लिखी भी लग रही हो, तुम खेती कैसे करोगी? और जाओ घर और अपने पिता का ध्यान रखो। कमजोर लड़की खेती नहीं करती। सेठ जी, शायद आपको एक लड़की की ताकत का अंदाजा नहीं है। एक बार खेत ठेके पर देकर देखिए, पता चल जाएगा। अरे वाह, बात तो तुम बिल्कुल बहादुरी की करती हो।
साहूकार मन ही मन सोचने लगा, इसको मूर्ख बनाना तो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें खेत ठेके पर दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। चलिए अब मिलते हैं सीधे फसल काटने के दिन। तभी साहूकार बोला, अरे रुको सरस्वती, तुमने अभी मेरी शर्त तो सुनी ही नहीं। खेत में तुम जो भी फसल लगाओगी उसमें का आधा हिस्सा और ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो। सरस्वती सब चाहती थी कि सेठ उसके सामने शर्त जरूर रखेगा। सरस्वती हाँ कह देती है और सीधा घर चली जाती है। अगले दिन से ही सरस्वती और उसके पिता खेत में जोर शोर से काम चालू कर देते हैं। कुछ ही दिन में फसल तैयार हो जाती है और साहूकार खेत में देखने जाने लगता है और फसल देखते ही चौंक जाता है। सरस्वती, हर साल तुम्हारे पिता गेहूं की खेती करते थे तो मुझे लगा कि तुम भी गेहूं लगाओगी, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। अब शर्त के अनुसार मैं घास फूस कैसे रख लूं? देखिए सेठ जी, मैं वो सब नहीं जानती। आप शर्त ही कुछ ऐसे रखे थे कि मजबूरन मुझे आलू की खेती करनी पड़ी। अब आपको अपने शर्त के अनुसार घास फूस लेना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। सरस्वती बहुत ही चालाक थी। उसे पता था कि आलू नीचे होता है और साहूकार के शर्त के अनुसार नीचे का सारा हिस्सा उसे मिल जाएगा और ऊपर का घास फूस खड़ूस साहूकार को। सरस्वती सारे आलू लेकर अपने घर चली जाती है और साहूकार देखता ही रह जाता है। सरस्वती के जाने के बाद साहूकार बंडू से बोला, अरे बंडू, आज तक मुझे किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया, लेकिन ये 4 दिन की लड़की मुझे बेवकूफ बना दी। हाँ मालिक, आप ठीक बोल रहे हैं। ये लड़की तो काफी तेज निकली। अब आगे इससे बचकर ही रहना होगा। साहूकार हक्का बक्का हो गया था। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि साहूकार को धोखा दे सके, लेकिन सरस्वती पढ़ी लिखी और तेज लड़की थी। वो साहूकार को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी थी। कुछ दिन बाद फिर से सरस्वती साहूकार के पास आती है। सेठ जी, मैं फिर से आपके पास खेत ठेके पर लेने आई हूं। मुझे फिर से वही खेत ठेके पर चाहिए। साहूकार बोला, देखो सरस्वती, मैं तुम्हें खेत ठेके पर दूंगा, एक ही शर्त पर, कि मुझे पिछले बार की तरह धोखा नहीं दोगी। इस बार मेरी शर्त कुछ अलग है। अगर तुम जो फसल लगाओगी उसमें ऊपर और नीचे का दोनों फसल मैं लूंगा और बीज का फसल तुम लोगी। बोलो, मंजूर है? पर सरस्वती साहूकार की शर्त मंजूर कर लेती है और फिर से खुशी खुशी घर चली जाती है। सुबह होते ही सरस्वती और उसके पिता दोनों खेत में फसल लगाने के लिए खेत को तैयार करने लगते हैं। इस बार सरस्वती गन्ने की खेती करती है, क्योंकि गन्ना ना तो नीचे होता है और ना ही ऊपर, गन्ना तो बीच में होता है। इस बार साहूकार को पता चल जाएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। पिताजी, इस बार आप सेठ का चेहरा देखना, कैसे उतरा हुआ दिखेगा। उसे शर्त लगाने की बहुत शौक है ना। मैं आपसे वादा करती हूं, शर्त लगाने का नाम उससे ही उसे नफरत हो जाएगा और गांव वालों से भी कभी बेईमानी नहीं करेगा। बस इस फसल को तैयार होने का इंतजार है, उसके बाद देखना मजा आएगा। हरिदास भी अपनी बेटी की बुद्धिमानी से खुश था। उसने कहा, अरे वाह बेटी, मुझे तुम पर पूरा गर्व है। मुझे यकीन है कि तुम घमंडी सेठ को सबक जरूर सिखाओगी और भोले भाले किसानों को उनका हक जरूर दिलाओगी। जीते रहो मेरी सरस्वती बेटी। ऐसे ही गांव वालों की मदद करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब सरस्वती का फसल तैयार हो जाता है। चारों तरफ गन्ना लहलहा रहा था। सरस्वती की मेहनत और सूझबूझ से जो भी खेती होती, फसल लाजवाब होती। फिर से साहूकार को पता चलता है कि सरस्वती का फसल तैयार हो चुका है। साहूकार और उसके जासूस नौकर दोनों खेत की ओर निकल जाते हैं। अरे मालिक, जल्दी जल्दी पैर चलाइए, देखे तो सही कि इस बार सरस्वती फसल में क्या लगाई है। इस बार आपकी चालाकी काम आती है या फिर इस बार भी आप हारने वाले हैं। साहूकार चिढ़कर बोला, अरे बंडू, शुभ शुभ बोलो। हुआ तो सबसे पहले तुम्हें ही सबक सिखाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। सरस्वती मुझसे नहीं जीत सकती। इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मुकाबला करे। मुझसे तेज कोई नहीं है। सेठ का घमंड बता रहा था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। साहूकार खेत में जैसे पहुंचता है, सरस्वती की गन्ने की खेती देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सरस्वती साहूकार को देखते ही मुस्कुराते हुए बोली, आइए आइए सेठ जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आपके शर्त के अनुसार
मुझे बीज का फसल दे दीजिए और ऊपर नीचे का फसल आप ले लीजिए। साहूकार तो हक्का बक्का रह गया। सरस्वती ने कहा, क्या हुआ सेठ जी, चुप क्यों हो गए? आपको बहुत शौक था ना शर्त लगाने की, अब क्या हुआ? साहूकार को तो मानो कि एकदम सदमा सा लग गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। एक लड़की से हारने की वजह से उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। तभी धीरे से बंडू बोला, मालिक, ये सरस्वती तो आपसे भी 2 कदम आगे निकली। आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। सरस्वती के आगे आप अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप पिछले जितने किसानों के साथ बेईमानी किए हैं, उसी का भगवान हमसे बदला ले रहे हैं। अगर मेरी बात माने तो ये सब करना आज से ही बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग अभी इतना ही बर्बाद हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमसे सारा जायदाद ही छीन ले। साहूकार बोला, तुम ठीक कह रहे हो बंडू, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस गांव में ऐसा कोई नहीं था जो मुझसे चालाकी कर सके। लेकिन भगवान सरस्वती को हमारे बीच भेज दिए ताकि वो मुझे सुधार सके। सरस्वती बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं ये वादा करता हूं कि आज के बाद से मैं किसी गांव के किसानों के साथ ऐसा शर्त नहीं लगाऊंगा जिसमें उनका घाटा हो, और मैं उनको हक के पूरे पैसे दूंगा। कभी बेईमानी नहीं करूंगा, बस तुम मुझे बख्श दो। सरस्वती बोली, गला साफ करने की आवाज, देखिए सेठ जी, मुझे आपसे कोई जाति दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन आप गरीब गांव वालों को सताते थे, यही मुझे अच्छा नहीं लगता था। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो माफी मुझसे नहीं बल्कि उन्हीं गांव वालों से मांगिए जिनको आप बेवकूफ बनाकर खूब पैसे छापे। आज सरस्वती की सूझबूझ से एक घमंडी साहूकार गलत रास्ते से सही रास्ते पर आया। साहूकार उन सभी गांव वालों से माफी करता है, मांगता है जिनको वो बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता था। सभी गांव के किसान सरस्वती से बहुत खुश होते हैं। अरे वाह हरिदास भैया, आपकी बेटी सरस्वती तो काफी तेज और होशियार है। अगर वो सेठ को उनके ही भाषा में सबक नहीं सिखाती तो सेठ आज भी हम पर जुल्म होता रहता। वाह सरस्वती बेटी, आज तुम्हारी पढ़ाई हम गांव वालों के काम आई। खुश रहो सरस्वती बेटी। तो इस तरह सरस्वती अपने गांव वालों को मुसीबत में भी साथ दी और कंजूस बेईमान साहूकार को अच्छा सबक सिखाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।